हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी ख़बर से करते हैं। कसूर के नवाही शहर चूनिया में जो गुज़िश्ता 3 माह में 4 बच्चों की रेप और कत्ल के वाक़यात हुए थे, आज पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि उन्होंने उन बच्चों के कत्ल के जो मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। उसका नाम सोहेल शहज़ाद है और वो राना टाउन चूनिया का एक तंदूर वाला है। पुलिस के मुताबिक जो 4 बच्चे गायब हुए थे उसमें 12 साला इमरान 1 जून को लापता हुआ था, 8 साला अली हसनैन और 9 साला सलमान अगस्त के महीने में गायब हुए, जबकि 8 साला फैज़ान 16 सितंबर को लापता हुआ था। 2 हफ्ते कबल 2 बच्चों की बाक़ियात मिली थी, 1 बच्चे की लाश मिली थी और कल 1 बच्चे की बाक़ियात और मिली हैं। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी पंजाब के हमरा और बताया कि मुलज़िम तक कैसे पहुँचे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे। सुनिए। और इस मामले की तहकीकात बिल्कुल साइंसी बुनियादों पर की गई है। जो माजी के तमाम जो रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मान थे उनकी हमने जियो फेंसिंग की है और 1649 लोगों को जो मशकूक लोग थे उनकी जियो फेंसिंग की गई और 1543 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया। इनमें फैज़ान के कपड़ों पर मौजूद सीमेंट और अली हसन के कपड़ों पर मौजूद ब्लड से एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया और इस सस्पेक्ट का नाम सोहेल शहजाद वल्द मोहम्मद असलम है और इसकी उम्र 27 साल और ये तमाम 4 वारदातें इसी सीरियल किलर ने की हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तमाम कानूनी तकाज़े हम पूरे कर रहे हैं। फौरी तौर पर केस एटीसी कोर्ट में चलेगी और रोज़ाना की बेस पर इसकी समाअत होगी खुसूसी केस में कोर्ट में, और हम तमाम मजलूम ख़ानदानों को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह इनके साथ इंसाफ होगा। और मैंने प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत कर दी है कि वो खुद इस केस की पैरवी करेंगे। जी, आपने सुना वज़ीर आला पंजाब को। और ये डीएनए मैच हुआ है इस शख्स के साथ और बहुत से लोगों ने इस पे बात की है कि क्या गारंटी है कि ये शख्स वही है या वो अकेला ही था, गैंग नहीं था। तो डीएनए मैच होने में बहुत कम चांस होता है कि मुलजिम वो ना हो जो बताया जा रहा हो। गैंग का डीएनए कंटामिनेट हुई हो, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते। बहरहाल पुलिस मुलजिम तक पहुंची कैसे, ये बात हम पूछेंगे हमारे नुमाइंदे वहाँ जो वक़ास खान हैं, जो हमें मुसलसल 2 हफ्ते से अपडेट कर रहे हैं इस वाक़े के ऊपर। तो वक़ास, आप ही बताइए कि पुलिस जो है वो सोहेल शहजाद तक कैसे पहुँची। जी सर, आज का दिन जो है वो चूनिया के बासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज जो है वो सोहेल शहजाद की गिरफ्तारी से चूनिया की नहीं बल्कि कसूर के तमाम माओं ने सुख का सांस लिया जो अपने बच्चों को गैर महफूज समझ गई थी। और इस की गिरफ्तारी में, सोहेल शहजाद की गिरफ्तारी में खास तौर पे एक ऐसे ऑफिसर का नाम लेना बहुत जरूरी है जिनको बतौर खास यहाँ पे लाया गया था। एसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, जो अभी एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर है, मिर्जा अब्दुल कुद्दूस बेग, उनका बहुत अहम किरदार है इस सारे मामले के अंदर। ये सर 22 तारीख को सोहेल शहजाद को जो है वो डीएनए के लिए लाया गया था। 22 तारीख को जब ये इसको लाया गया तो जो इनिशियल स्क्रीनिंग थी उसमें इसको क्लियर करा दिया गया और पुलिस एहलकारों ने जो वहां पे मौजूद थे इसको छोड़ दिया। उसके बाद जो मरदमशुमारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक क्योंकि डीएनए टेस्टिंग हो रही थी तो जो मिर्जा अब्दुल कुद्दूस बेग थे और जो सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार थे, उन्होंने ये महसूस किया कि जो एक नौजवान है सोहेल शहजाद, इसकी 2011 में एक बच्चे के साथ ज्यादती की एफआईआर दर्ज थी और इसका डीएनए नहीं लिया गया, जिसके बाद 29 तारीख को इसको दोबारा बुलाया गया और इसका डीएनए लिया गया। आज जब इसका डीएनए क्लियर हुआ और इसका डीएनए मैच हुआ तो पुलिस ने फौरी तौर पे 5 लोगों को जो है वो कवर किया और जब वो 5 लोग कवर हो गए ताकि खबर जो है वो लीक ना हो, तो 5 लोग जो कवर हुए उनमें से फिर सोहेल शहजाद को नॉमिनेट किया गया कि ये वो बंदा है जिसका डीएनए मैच हुआ है। इसके बाद इसको दोबारा फोरेंसिक साइंस एजेंसी लिया गया जहां पे इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और उसके बाद वज़ीर आला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे यकीन से ये ऐलान किया कि सोहेल शहजाद ही वो सीरियल किलर है जिसने 4 मासूम बच्चों का खून किया और उनके साथ ज्यादती की। अच्छा, ये मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा वकास, एक तो चीज़ हम क्लियर कर लें क्योंकि कुछ दिन पहले हमें ये खबर आई थी कि रहीम यार खान से भी एक शख्स गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम भी शहजाद था, तो ये मुख्तलिफ है और वो मुख्तलिफ है। अच्छा वकास, आपसे मेरा सवाल ये है कि
2011 में जो आपने कहा कि इसके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी और ज़ाहिर है गिरफ्तार भी हुआ था, और वो थी कि ये इसने एक छोटे बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की थी। ये भी यहाँ की FIR दर्ज हुई थी, वो यहाँ का ही रिहायशी था उस वक्त? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो उसके बाद कोई केस चला, कोई सजा मिली, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं। नहीं सर, ये जो थी इसकी जो थी वो जो मुतासरा बच्चा था उसके वालिदैन से सुलह होगी, क्योंकि इन केसेस के अंदर वालिदैन जो है वो आमतौर पर पैरवी नहीं कर पाते, रियासत उनकी मदद नहीं करती। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 370 को देखें तो पाकिस्तान पीनल कोड की जो दफा 370 है वो एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए एक ही है। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है 2014 जो बाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बना, उसके अंदर बच्चों के लिए जो है पाकिस्तान पीनल कोड में कोई खसूसी दफा जो है वो शामिल नहीं की गई। आप इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि पाकिस्तान पीनल कोड की नजर में एक वो बच्चा जिसकी उम्र 8 से 12 साल है और उसका जो उससे ज्यादती करने वाला बंदा है वो उसके आगे चीख नहीं सकता, वो उसके आगे भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, वो मदद के लिए पुकार नहीं सकता, वो भी बराबर है। और पाकिस्तान पीनल कोड की नजर में एक 18 और 20 साल का बंदा जो है जब वो कोई गैर इस तरह का गैर फिक्री फेल करे तो वो भी बराबर है। तो यकीनन हमारे लॉ के अंदर ये एक खामी है जिसकी वजह से जो बच्चों से ज्यादती करने वाले मुजरिम है वो बड़ी आसानी से बच निकलते हैं। अच्छा सर, एक इसके साथ एक रिलेटेड सवाल। 5 साल कैद की सजा हुई थी, 1.5 साल बाद ये बाहर आ गया। 1.5 साल बाद। अच्छा, क्यों मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है ये कितना बड़ा शहर होगा? चूनिया सर जो है ये तहसील हेडक्वार्टर है। कसूर की 3 तहसीलें हैं, कोटरदा, किशन, चूनिया और पत्तों की। तो चूनिया तहसील हेडक्वार्टर और काफी बड़ा शहर है। अच्छा, तो ये मैं सिर्फ इतना जानना, मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जाहिर है ये केस हुआ तो लोगों को वहाँ पर पता तो होगा इस केस का, किस हद तक लोगों को इस बंदे के किरदार के बारे में पता था उस इलाके में? मैं सिर्फ ये एक चीज, इस इलाके में सर लोगों को इसके किरदार के बारे में बिल्कुल पता था। आज ही छांगा मंगा पुलिस ने जो है वो एक मुलजम को गिरफ्तार किया जिसने 3 दिन पहले एक बच्चे से ज्यादती करने के बाद उस बच्चे को गायब कर दिया था। आज वो बच्चा बरामद हुआ और उस मुलजम ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। जो बच्चों से ज्यादती के वाक़यात हैं ये वो 4 बच्चों का हम बात कर रहे हैं जिनकी जान गई है, लेकिन वो बच्चे जो ज्यादती के शिकार होते हैं उनकी जान नहीं जाती, वो यकीनन मीडिया की तवज्जो भी हासिल नहीं कर पाते और ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा वकास, जो पुलिस कह रही है कि इसका जो तरीक़ा वारदात था कि ज़ाहिर है तंदूर वाला था तो मोहल्ले के लोग भी इसे जानते थे और बच्चों को से दोस्ती करके उसके बाद वो उन्हें लेके गया और ज़्यादती करने के बाद गला घोट के उनको मारा। तो इसका जो इब्तिदाई बयान लिया गया है उस बारे में कुछ आगाही है आपको? सर ये जो सुहेल शहजाद है ये रक्षा चलाता था चूनिया के अंदर, और जब पुलिस ने जाए वकुआ पे जब पहली दफ़ा जब डेड बॉडी मिली और उसके साथ जो बाकियात मिली वहाँ पे एक रक्षे के टायरों के निशान देखे गए थे। और यही वो बात थी जब मैंने पहले प्रोग्राम में ये डिस्कशन की थी कि ये शक मौजूद है कि कोई रक्षा ड्राइवर हो सकता है जो कि जिसने ये काम किया हो। लेकिन सुहेल शहजाद की ये दूसरी बात थी कि ये कुछ अरसे के लिए जो था वो रक्षा चलाता था और उसके बाद फिर ये लाहौर के अंदर जाके वहाँ पे तंदूर पे रोटियां लगाने का काम भी करता था। कुछ अर्सा ये चूड़िया के अंदर भी ये काम करता रहा। ये कि एक मुस्तकिल काम नहीं करता था, अपने ठिकाने भी बदलता रहता था। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसा मुजरम था जो पूरे यकीन से ये महसूस करता था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन हमें यकीनन अपने सिक्योरिटी इदारों की मेहनत को शाबाश देनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वकास, आप इसके घर भी गए तो इसके घर में कौन है, किन से आपकी मुलाकात हुई या ये अकेला ही रहता था? इस वक्त सर इसके घर के बाद जो है वो पुलिस की बारी नफरी जो है वो तैनात है और वहाँ पे जो है क्योंकि ये मुलजिम जैसे इसका पता चला तो जो चूनिया के मुकामी लोग हैं उनके अंदर एक बड़ी शदीद किस्म की जो है वो गुस्सा है। वो समझते हैं कि ये मुलजिम जो है वो उनके हवाले किया जाना चाहिए और मुख्तलिफ आ रहे हैं। आप समझते हैं कि लोग इसको जो है वो, और लेकिन इस वजह से पुलिस ने अभी तक जो इसका जो घर है उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी इसके अहले खाना मौजूद नहीं है और पुलिस की ये कोशिश है कि जो इस सुहेल शहजाद की जुर्म की सजा है वो इसके अहले खाना को ना मिले। बिल्कुल ठीक है, एक इंडिविजुअल फेल है, लेकिन शुक्रिया अदा कर दें उनका। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बहुत अच्छा, अगेन क्रेडिट के पूरी इन्वेस्टिगेशन। मैं यहाँ एक पॉइंट जो है आप उसका ज़रा बताइएगा मुझे कि ये जो है 2011 में पकड़ा गया, FIR कटी, इसी बदफेली के मसाइल में 5 साल कैद हुई, 1.5 साल बाद बाहर आ गया। सर आम तौर पे जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं वहाँ ऐसे लोगों का रजिस्टर्ड और फॉलो अप का पूरा सिस्टम मौजूद होता है। जी होता है। सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं। हाँ, अगेन अब ये थोड़ी फर्स्ट वर्ल्ड
की बातें होंगी। हालांकि भारत में भी मैंने सुना है ट्रिनिडाड और टोबागो फर्स्ट वर्ल्ड नहीं है, वहाँ पर भी है, लेकिन हाँ ज़्यादातर यूके, यूएस और वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है। तरीक़ाकार इसका क्या है कि अगर आप कन्विक्टेड हैं, ठीक है, बाद में आप रिलीज़ हो गए या जो भी हो गए वो एक अलग बात है, अगर आप कन्विक्टेड हैं आपका एक परमानेंट ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। अच्छा, आप जैसे FBI की वेबसाइट पर आप जाएं तो वहाँ पर भी आप अभी जाके भी आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं, मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। एक चीज़ जो क्लियर है कि अगर आप सेक्स ऑफेंडर हैं, ठीक है, माइनर्स के साथ या किसी के साथ भी, आपको कभी ये इजाज़त नहीं मिलती कि आप फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में काम करें। पीडोफाइल नहीं, इवन इफ यू आर नॉर्मल, इफ यू आर सेक्स ऑफेंडर, नॉर्मल मैं नहीं कहना चाहूँगा, इफ यू आर सेक्स ऑफेंडर आप स्कूल्स में नहीं काम कर सकते, डे केयर्स। इनफैक्ट पीडोफाइल्स का तो ये है कि आपकी रिहाइश किसी स्कूल के करीब भी नहीं हो सकती, किसी प्लेग्राउंड या पार्क के करीब नहीं हो सकती। बल्कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि इसमें अगर आप सेक्स ऑफेंडर हैं, आपको बाकायदा अपनी, और आप कहीं अपने एक नया घर लेते हैं तो आपको बाकायदा हर घर में जाकर कहना होता है कि जी मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने ये काम किया और मैंने ये काम किया था। दोस्त हैं ट्विटर पे पुलिस ऑफिसर फरहान खान साहब, जिन्होंने ये कहा है कि वो इस वक्त हाफिजाबाद में या वज़ीराबाद में यहाँ पे तैनात हैं। उन्होंने कहा वहाँ पर वज़ीराबाद में उन्होंने वहाँ पर एक बाकायदा रजिस्टर बनाया हुआ है और पुलिस ने उसके लिए मदद ली है, जो अपने इन्फॉर्मर्स भी हैं, उसके अलावा जो रिकॉर्ड है, प्लस जर्नलिस्ट के साथ भी। तो उन्होंने एक पूरा नेटवर्क इस तरह का कायम किया हुआ है। आई एम श्योर कि उतना नहीं होगा एलेबोरेटिव जितना फर्स्ट वर्ल्ड में होता है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश हो रही है। साहब ने अपनी इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी समझते हुए किया ना। एज अ पॉलिसी मैं कह रहा हूँ कि ये तो हो अच्छा देखिए, अगेन फरहान साहब ने भी जो किया है और बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल आपकी सही बात है कि अपनी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी के लिए किया है, लेकिन वो एक पुलिस ओनली डेटाबेस है, ठीक है। क्रिमिनल जैसे कि पुलिस वालों के पास एक लिस्ट होगी कि यार डकैतियां कौन करता है, यहाँ पे मोबाइल चोर कौन है इस इलाके में, इसी तरह की शेड्यूल 4 में शेड्यूल 4 है, इसी तरह की लिस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक डोमेन लिस्ट की, ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी बड़े मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये पुलिस के हाथ में नहीं हो सकती कि आप बंदे को रजिस्टर में डालें या रजिस्टर से हटाएं, क्योंकि फिर आपको पता है कि ये कमाई का तरीका बन जाएगा। कोर्ट के थ्रू होगा। और भी बहुत बातें हैं, एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। चूनिया में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और उनके कत्ल का मुलजिम तो पकड़ा गया, कम से कम पंजाब हुकूमत का यही दावा है, मगर हुसैन वाला में भी मुलजिम जो है पकड़े गए थे। उसके बाद ज़ैनब का कातिल जो है पकड़ा गया, उसको सज़ा भी हुई, मगर ये सिलसिला रुका नहीं। जो गैर सरकारी तंजीम साहिल है, उसके मुताबिक हर साल पाकिस्तान में बच्चों के साथ खुसूसन जिनसी ज़्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक ज़ैनब अलर्ट बिल का तस्करा आपने हमारे प्रोग्राम में बार बार सुना होगा, उस पर कुछ नहीं हुआ और हुकूमत ये कहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह हैं, वो उसके ऊपर बिल के ऊपर बैठे हुए हैं और डिस्कशन नहीं हो रही। वल्लाह आलम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, हमने अपनी सारी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। लागू भी होगा या तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में लागू होगा, क्या फ़ायदा है? ये है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम से कम एक ऐलान किया है। उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि 2 हफ्ते के अंदर एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा बच्चा अलर्ट, वो बनाई जाए और वो अवेलेबल की जाए लोगों को, ताकि जो मिसिंग बच्चे होते हैं उनके मिसिंग होते ही उसकी जो है इत्तला वो कम से कम पुलिस तक पहुंच जाए और दूसरे इदारों तक पहुंच जाए और एक तलाश शुरू हो जाए। बाहर के ममालिक में ऐसा ही होता है। पूरी 3 साल हो गए हैं। हाँ 3 साल हो गए हैं। हाँ, यही बात करते करते। चलो 2 हफ्ते नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। यार एम्बर अलर्ट बॉस, आपको याद है 3 साल पहले इसी शो पर मैंने ये बात की थी। अहमदाबाद में खातून जो है पुलिस ऑफिसर, अच्छा अगेन फरहान साहब की तरह इंफरादी तौर पर, राइट, बिल्कुल उन्होंने किया था, उन्होंने खुद ट्रेस किया था। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, यहाँ पर जो हमारी टेक डेवलपर्स हैं आप उनको काम दे। इनफैक्ट मुझे लोगों ने कांटेक्ट भी किया था कि अगर हुकूमत हमें बताए हम काम कर देंगे, मैंने आगे फॉरवर्ड भी किया था, कुछ नहीं हुआ। चले होपफुली इस दफा कुछ हो जाएगा। मुझे इसको वज़ीर आज़म के जो सिटीजन पोर्टल है उससे भी लिंक किया जाएगा, तो होपफुली वज़ीर आज़म हाउस से ही ऑपरेट होगी।
तो होपफुली सबके साथ लिंक कर लें, आप फेसबुक के साथ भी लिंक कर लें, जैसे फेसबुक का मार्क सेफ ऑप्शन होता है, इसको आप वहाँ पुश करें, आप ट्विटर पे भी पुश करें, इट इज इंटायरली पॉसिबल। बहुत से लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा लोगों तक रसाई नहीं है और ख़ुसूसन उन शहरों तक जो उतने डेवलप नहीं हैं जितने अर्बन सेंटर्स हैं, तो शायद ये इतना कामयाब ना हो। नहीं, देखिए ये दिस इज पार्ट ऑफ द पिक्चर, लेकिन बाकी पिक्चर क्या है, जब ये वाक़यात होते तो उसके बाद आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ती है। देखिए स्ट्रैटेजी एक और भी बन सकती है ना। देखिए अब अगेन आपने बात की अर्बन सेंटर्स की, अब ये होगा ठीक है कि हम ऐप लॉन्च करेंगे, इंशाल्लाह ऐप लॉन्च हो जाएगा, इंशाल्लाह ऐप चल भी जाएगा, इंशाल्लाह इससे कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। ग्रास रूट्स पर क्या होगा, राइट? अभी ये मैं एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक्टिव होगी, हाँ, कुछ फोटो ऑप्स होंगे, कुछ मालूमाती कैंपेन्स चलेंगी, कुछ वीडियोस रिलीज होंगी, अगेन बहुत अच्छी बात है, लेकिन महीने 2 महीने के बाद वो चीज़ें हट जाए। नहीं बिल्कुल, जैसे वकास ने हमें पहले भी बताया था कि सर ज़ैनब केस के बाद वो एक्टिव हुए थे, फिर वो गायब हो गए थे। अच्छा यही अब है, पॉलिसियां सारी की सारी होती हैं, धक्का स्टार्ट, उनमें इंजन नहीं होता। नहीं, मैं आपको इंजन नहीं बता सकता, मैं आपको इंजन नहीं बता सकता हूँ, बड़ी सिंपल है। आपने साहिल का नाम लिया ना, देखें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर वो काम करना भी चाहे वो अकेले काम नहीं कर सकती, ठीक है? आपके पास ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके? साहिल का आपने नाम लिया, मैं अहम का भी नाम ले सकता हूँ, एंड टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी नजर में रोशनी हेल्पलाइन। दूसरी बात ये है, मैं रोशनी हेल्पलाइन की एक चीज आपको दिखा सकता हूँ, बस आप दिखा दीजिए। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप 36 इदारों के नाम ले लें, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। उसकी वजह ये है कि ये सब अपनी अपने दायरे में काम करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होता। ये पूरी की पूरी जब तक राब्ते की अम्ब्रेला नहीं बनेगी कंसर्न इदारों के दरमियान, भले आप 36 इदारे कायम कर दें, 3300 ऐप ला दें, कुछ नहीं। यही सर, मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि आपके पास ये सारे लोग मौजूद हैं, इनको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। कंसोलिडेट करना किसका काम है? साहिल नहीं कर सकता, रोशनी हेल्पलाइन नहीं कर सकती, हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते यार, हाँ वो जो हम नहीं हम हमारा क्या कसूर, वो वाले नहीं कर सकते। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर इनके साथ कोऑर्डिनेट, अगर ना, मैं मुझे पता है ख्याली पुलाव है, बिफोर यू से एनीथिंग, मुझे पता है ख्याली पुलाव यार, इंडिविजुअल एक्शन से क्या हो सकता है? हाँ, कुछ हमारी एक लोकल ट्रेडिशंस भी है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, अगर ये फुटेज पे आप चला दें। रोशनी हेल्पलाइन ने क्या किया था, उन्होंने ट्रक के पीछे ट्रक के पीछे गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें लगा दी, पेंट करा दी, बिल्कुल ये आपके सामने है, और उसके साथ फोन नंबर और कांटेक्ट, और बकायदा इस टेक्निक से बच्चे रिकवर हुए हैं। ये पूरे मुल्क में घूमते हैं बॉस। तो देखो ऐप बिल्कुल सही है, जहाँ ऐप नहीं जा सकते तो ट्रक तो जाता है। ये भी तो ऐप है, ये भी ऐप है। रिक्शे हैं आपके पास, किंगचीज हैं आपके पास, 1000 चीजें हैं आपके पास। ये हर जगह जो मतलब पोस्टर लगे होते हैं बंगाली बाबा के, तो उसके साथ आप ये नहीं लगा सकते यार, यू आर टेलिंग मी दिस इज नॉट पॉसिबल। हुकूमत अपनी अगर टीवी की अपनी तारीफें करा सकती है टीवी पर एड्स देके, यू कैन नॉट गिव दिस थिंग। आपका ख्याल है कि चैनल्स ये नहीं चलाएंगे? ऐसी हेल्पलाइन बना दें, रोशनी हेल्पलाइन आपके पास मौजूद है, उसको आप नेशनल कर दें। लेकिन यहाँ पर तो आप बस 112 नहीं है, उसी को ज़ाहिर है स्केल अप करो ना, स्केल अप करो। ये भी हो सकता है कि आपा फिरदौस जो हैं बहुत सारे काम करती हैं, एक थोड़ा सा काम ये भी कर सकती हैं आपा फिरदौस या उनकी जगह जो भी हो, कि अगर कोई बच्चा गुम होता है तो आपका क्या ख्याल है, पब्लिक सर्विस एड कोई चैनल मना करेगा सुनाने में, हर केस नहीं, दिखाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट? हर केस नहीं। ये भी तो हो सकता है यार। इतनी दफा मैं आपको एक जाती एग्जांपल दे सकता हूँ यार, ट्विटर पर एक तस्वीर आती है कि जी सो एंड सो, अच्छा बच्चा बड़ा जो भी यू नो कोई सीनाइल हो जाते हैं, गुम जाते हैं, उसके जरिए लोग चॉइस हुए इंडिविजुअल एफर्ट से। क्या सारी चीजें मौजूद है हमारे पास, सिर्फ वही बात अम्ब्रेला। अभी मेरी बात हो रही थी, जो वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक़ हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने कल से इस्लामाबाद में वो कैंपेन शुरू कर रही हैं कि स्कूल्स में जा कर के पेरेंट्स को बुला के ये चीज़ होगी। और शहजाद रॉय या हमारे शो पे भी आए थे, उन्होंने भी काम किया है कोर्स के अंदर इसको लाने के लिए, निसाब का हिस्सा बना, हाँ निसाब के अंदर डाला, और वो जो है वहाँ पर वो होगी। लेकिन उनसे मैंने यही सवाल किया, मैंने कहा बिल्कुल आप ये कर रही हैं, उन्होंने कहा बैनर्स भी लगाएंगे सारा कुछ, लेकिन मैंने मुझे पता है क्या होगा, वो बच्चों को ये सिर्फ सिखाना कि कौन कौन से पार्ट्स अजनबी नहीं छुएं आपके किसी कीमत पे, अगर कोई छुए तो आप फौरन टीचर को बताएं या अपने पेरेंट्स को बताएं। ये एक सेक्शन बनाया गया था तजर्बाती तौर पे, उसके खिलाफ आया कि ये बच्चों को खराब करने की साजिश है तालीमी निज़ाम के बहाने पे। देखिए रेजिस्टेंस, मेरी ख्याल से रेजिस्टेंस हमेशा आएगी,
रेजिस्टेंस हमेशा आएगी। अगर आपके पास विल है तो फिर आप उसे ओवरकम करें। लोग नहीं कर सकते तो फिर सर अभी नहीं तो मतलब देखो पुश करो ना यार, पुश करो। देखिए माना यार, अब देखो जैसे उसने वकास ने कहा कि ये आदमी जो आज पकड़ा गया है, जब 2011 में जेल गया है, तो उसी बच्चे के वालिदैन ने उसके साथ सुलह सफाई करो, छटोजी हो जाता है। यार अब ये किसी हुकूमत का काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है, ये तो लोगों का काम है जो मुतासिर होने के बाद टायर जलाते हैं, टायर जलाने से पहले के काम नहीं करते। और सिर्फ एक चीज कि शीरी मज़ारी साहिबा ने जब बताया कि वो कैंपेन लॉन्च कर रही है, तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज भी उसमें वो होंगे। उन्होंने कहा वो हम एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में बना रहे हैं, तो यानी एक और वो एक इदारे के ऊपर एक इदारा होगा। ब्यूरो नहीं चल रहा तो उसके ऊपर सेल लगा दो, सेल नहीं चल रहा तो उसके ऊपर कमेटी लगा दो और ब्रेक ले लो। वेलकम बैक। और वज़ीर आज़म इमरान खान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिड़की तोड़ हफ्ता पूरा करके जब वापस आए, तो ख्याल यही था कि उनकी जो टीम है उसको बहुत शाबाशी मिलेगी और ज़ाहिर काम भी बहुत अच्छा हुआ। वज़ीर आज़म सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। तो लेकिन फिर अचानक ये खबर आती है कि हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब हैं मलिया लोधी साहिबा, उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह मुनीर अकरम जो साबिक सिफारतकार हैं और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब रहे भी हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी चह में गोयां भी हुई कि जनाब ये क्या था, अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उनको क्यों हटाया गया। फिर एक ज़ाहिर है लोगों ने इधर उधर फ़िशिंग भी शुरू की। लोगों ने कहा कि इसकी वजह ये तो नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है वहाँ जो करारदाद पेश करनी थी पाकिस्तान में, उसमें जो नाकामी हुई है उसकी वजह से मलिया लोधी को हटाया गया। तो इसमें भी क्लियर कर दें कि मलिया लोधी न्यूयॉर्क में थी, ये करारदाद जो है वो जनीवा में पेश हुई और जनीवा में जो हमारी साबका फ़ॉरेन सेक्रेटरी थी जो रिटायर हो गई, उनको मुस्तक़िल मंदूब बना करके भेजा गया था 2 माह कबल। तो मलिया लोधी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्या मुनीर अकरम साहब में क्या ऐसी बात है जो शायद मलिया लोधी में नहीं है? इस बारे में हमारे जो वाशिंगटन के नामा निगार हैं अनवर इकबाल साहब, वो एक एक्सक्लूसिव खबर भी शाया करने वाले हैं जो कल के डॉन में आप होपफुली पढ़ेंगे भी। तो इतने में हम अपनी ही थ्योरीज अपनी ही अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मलिया लोधी साहिबा ने एक अपनी ट्वीट में ये कहा है कि जी मैंने खुद कहा था कि आई वांट टू मूव ऑन। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही है कि यार रूटीन ट्रांसफर्स एंड चेंजेस ऑफ पोस्ट होते रहते हैं। आजकल कैबिनेट शफल की बात हो रही है एक बार फिर, तो ये क्या बड़ी बात है। मुझे थोड़ा टाइम 2 चीज़ों पे एतराज़ है और एक चीज़ पे एतराज़ है और एक चीज़ से मुझे थोड़ी सी घबराहट है। एतराज़ इस चीज़ पे है कि टाइमिंग थोड़ी अजीब है। टाइमिंग इसलिए अजीब है कि आप कह रहे हैं कि आपका बड़ा कामयाब दौर हुआ, मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक कामयाब। मलिया की तारीफ भी की, शाह महमूद ने ट्विटर के जरिए की, शीरी बजारी ने की, फवाद चौधरी ने की, सबने का। लेकिन अच्छा होता, बेहतर ये होता मेरी नज़र में कि आप एक कम से कम एक प्रॉपर फेयरवेल सेंड ऑफ करते हैं एज अपोज टू जस्ट अ नोटिफिकेशन यार, ए प्रेस रिलीज। ठीक है, और अगर ये खुद इमरान खान साहब की तरफ से आती कि यू नो आई वुड लाइक टू थैंक एंड यू नो सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो एक फोटो ऑप हो जाती, तो इसका मतलब है कि कुछ सही नहीं था। वाशिंगटन में शुनीद ये है कि ये फैसला जो है इमरान खान के वहाँ पहुँचने से कबल हो गया था। अच्छा। तो जब हमारे नामा निगार ने मलिया से उस वक्त पूछा कि जनाब ये खबरें हैं कि आप जा रही हैं, तो उन्होंने कहा व्हाट रबिश और ये कैसी बातें कर रहे हैं और आपसे मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी और आप ये कर रहे हैं। तो जब ये हो गया कि ऑप्टिक्स के लिहाज से सही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज़ आप एमिनेशन दे रहे हैं उन लोगों को, उन ग्रुप्स को कह रहे हैं कि हाँ थ्योरी ये भी है कि जुलाई में मलिहा जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जो इकनॉमिक काउंसिल है उसकी नायब सदर, 4 नायब सदर मुंतखब होते हैं, एक ये भी मुंतखब हो गई थी। तो जाहिर है कि इन्होंने फिर अभी कल ट्वीट भी किया कि वो मूव ऑन करना चाहती हैं। तो मेरा जहन इस तरफ गया कि शायद वो जो नई जिम्मेदारियां हैं उसको भी वक्त देंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो वजह है तो
तो वो भी एक प्रॉपर, जैसा आप कह रहे हैं, नोटिफिकेशन में आ सकती थी कि चूंकि वो ये उस जगह जा रही हैं, लिहाजा हम बहुत दुख के साथ उन्हें रुखसत भी कर रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि वो एलिवेट हो रही हैं। या अगर कोई हिंट ऐसा दे देते जो कि चेमे गोइयों में ही है अगेन कि जी उनको नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, मसलन जो एक सिंपल प्लेन किस्म का उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, वो ट्रम्प स्टाइल यू फायर्ड। अच्छा, मुनीर अकरम साहब भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। जी बिल्कुल है। अच्छा मुनीर, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 47। 47, आपकी 45। मुनीर अकरम साहब 52 साल का तजर्बा नहीं करते, 52 साल का तजर्बा है उनका, डिप्लोमेटिक तजर्बा। 1967 में उन्होंने फॉरेन ऑफिस ज्वाइन किया था। अच्छा, ये कोई नई पोस्टिंग नहीं है उनके लिए, ये 2002 से 8 तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब रहे। अच्छा, मुस्तकिल मंदूब की डेफिनेशन भी शायद यही है कि एक आदमी मुस्तकिल है तो फिर उधर ही रहे, ठीक है, ऐसा ही है क्या? बीच में क्या कहते हैं, जेनेवा में भी रहे और वर्ल्ड कैपिटल्स में भी रहे। अच्छा, अब मसला ये है कि पूरे फॉरेन ऑफिस में फिर ये रिटायर हो गए, सुबकदोश हो गए। डॉन में कॉलम भी लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही धड़म धकेल धुआंधार किस्म का कॉलम होता है, बड़ी हार्डकोर अप्रोच है बिलखुसूस भारत के मामले में और अमेरिकन डिप्लोमेसी के मामले में। अच्छा, अब जब एक आदमी रिटायर हो गया, 52 साल की डिप्लोमेटिक सर्विस उसने कर ली, मजीद क्या है? बाकी जो लोग हैं फॉरेन ऑफिस में, वो जाहिर है हर आदमी तो भुट्टे नहीं भून रहा होगा, जाहिर है कोई ना कोई तो इस कैपेबिलिटी का होगा कि वहाँ मलिहा की जगह अपने कर ले। तो इससे एक जो फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है वो भी है। दूसरे एक सवालिया निशान भी बन जाता है कि अच्छा इन्हें इस वक्त लाने का मकसद क्या है? अगर मसाला तेज भी करना है तो भैया जो भी वहां जाएगा वो मसाला तेज ही करेगा, कोई लेट तो नहीं जाएगा ना यार, मुनीर अकरम की जरूरत नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि एक और सवालिया निशान जो इनकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक है, उस पर मुझे थोड़ा सा वो है कि 2002 में इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस न्यूयॉर्क में जो है वो दर्ज हुआ, लेकिन चूंकि डिप्लोमेट थे इसलिए इम्यूनिटी हासिल थी, वो आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ। रिक्वेस्ट भी की थी पाकिस्तान से, रिक्वेस्ट की थी टू वेव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। मेरे इतलात के मुताबिक 13 साल वो वहाँ रहे हैं विदाउट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और वो केस फिर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उसने वो केस ड्रॉप भी कर दिया था, और जहाँ तक मुझे खबर है वो अपनी एहलिया के साथ ही ठीक है रहे हैं। ये उस केस का। अच्छा, ये भी खबर आई थी, मेरी फॉरेन ऑफिस में बात हुई कि इनको इनिशियली वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप तमीना जंजुआ जहाँ गई हैं आप जनीवा चले जाएं, बट उन्होंने कहा नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क ही ले क्योंकि न्यूयॉर्क जो है मैं वहाँ न्यूयॉर्क यू नो। अब वज़ीर आज़म को इनमें क्या, लेकिन कोई खास बात ज़रूर होगी कि वज़ीर आज़म ने खुद अपॉइंट किया है या वज़ीर आज़म को सजेस्ट किया गया कि भैया इस वक्त मुनीर अकरम की ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मुझे जो देखिए बिल्कुल मुनीर अकरम साहब हॉक है, हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ना है, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि यार टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा हुआ है, कोई कम तो नहीं करने वाला था। मुझे जो मलिहा वाज आल्सो हॉकिश लेटली, तो जाहिर है ये सिचुएशन में कौन हॉकिश नहीं होगा यार, सीधी सीधी बात है। मुझे जो इस चीज से डर है ना यार कि देखो, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा खूबी क्या थी? ही इज अ कोल्ड वॉरियर। हाँ देखें, ही इज अ कोल्ड वॉरियर, और एक आपका जो माइंडसेट बन जाता है ना वो रहता है, ठीक है। आजकल के दौर में शायद आपको थोड़ी सी ज्यादा डायनेमिज्म की जरूरत है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया भी हैंडल करना है, आपकी कोई टीम होनी चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। इनको में बाबा जी हैंडल नहीं कर सकते? नहीं, वो नहीं है। फिर कश्मीरी डायस्पोरा पूरा से एक्टिव हुआ है। आपको एक हाईली एनर्जेटिक सर, ब्लैक लाइव्स मैटर, जूइश वॉइसेस फॉर पीस, सिक्स फॉर जस्टिस, इन सारी ग्रुप्स के साथ आपने नेटवर्किंग करनी है। आपने मतलब उनके साथ धूप में गर्मी में खराब होना है। बाबा जी नहीं कर सकते 74 साल की उम्र? सर मेरा नहीं ख्याल कि इतने एक्टिव होंगे, और जाहिर है आर्टिकल अपनी जगह है, बिल्कुल लिखना वो एक फर्क बात है, क्रेडेंशियल्स में कोई डाउट नहीं करना, एक्टिव होना यूएन के मुस्तकिल मंदूब के लिए प्रोग्राम तो नहीं है सर। इस मुल्क में फरमाइशी प्रोग्राम के अलावा कोई बात होती है? एक वक्फा ले लें इससे पहले कि मजीद कोई बात मेरे मुंह से निकले। वेलकम बैक। न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर हैं अतुल लोकी। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में
4 हफ्ते गुजारे और बहुत ही कमाल किस्म की तस्वीर खींची, जिनसे पता चलता है कि सब अच्छा नहीं है, जैसा कि दिल्ली से मुसलसल बताया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी लोगों को मौका मिलता है वो मुजाहरा करने से नहीं चूकते, पैलेट गन्स के छर्रे खाते हैं, आंसू गैस का धुआं पीते हैं, ज़ख्मी हो जाएं तो अस्पताल जाने से डरते हैं, कहीं धरना लिए जाएं। मोहल्ले पड़ोस की मसाजिद में उनके साथ के जो रज़ाकार हैं वो थोड़ी बहुत मरहम पट्टी जिसे आती है वो कर लेते हैं। हज़ारों गिरफ्तारियां भी साथ साथ चल रही हैं, ज़्यादातर बग़ैर मुकदमे के, और बेशतर मफाद आम्मा का जो कानून है उसके तहत पकड़े जा रहे हैं। यूँ समझिए कि बक़ौल न्यूयॉर्क टाइम्स हर काबिल ज़िक्र सियासतदान, उस्ताद, तालिब इल्म, दानिशवर और ताजिर इस वक्त सलाखों के पीछे है। तशद्दुद का क्या आलम है, उसकी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मिसाल ये दी है कि सेबों के बाग में ट्रैक्टर चलाने वाला एक मज़दूर है फैयाज़ अहमद मीर, उसको फ़ौजी पकड़ के ले गए, बाद में उसे छोड़ दिया गया। हुक्काम ने घर वालों को बताया कि इसको फैयाज़ को जब हमने पूछा फौजियों से कि भाई आपने क्यों पकड़ा, तो उन्होंने कहा इसने 9 साल पहले एक मुजाहरे में पथराव किया था। 9 साल सर। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त मेमोरी है रियासत की। स्कूल बच्चे चूँकि स्कूल जा नहीं रहे, लिहाजा गली मोहल्लों में घूम रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जो भी कैद से बाहर आता है कम बेश एक ही तरह की कहानी सुनाता है। मसलन फौजियों ने उल्टा टांग दिया, डंडों से पीटा, बरक़ी झटके दिए, गटर का पानी पीने पे मजबूर किया, नंगा करके लिटा के मारा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने भी इसी तरह की एक रिपोर्ट शाया की है और जिन लोगों पे टॉर्चर उससे बात भी की है, उसकी एक झलक ज़रा दिखा दीजिए। रात के 1:45 बजे कोई बाहर से आया तो उसने मुझे बुलाया, फिर मैं बाहर निकला। फिर जब मैंने देखा वो गांव का चौकीदार था, उसने बोला फौजी आपको बुला रहे हैं। तो मुझे देख के ही उन्होंने मुझे पीटना शुरू किया, ना कोई क्वेश्चन किया ना कुछ किया, खाली मारा मारी की। लगभग 20 मिनट तक उन्होंने कंटिन्यू मुझे मारा। 20 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि आप स्टोन पेल्टर हो। फिर इतना मारा मैं बेहोश पड़ गया। जब होश उड़ गया तो उन्होंने फिर इलेक्ट्रिक शॉक दिए, तो उससे उन्होंने हमको होशियार किया। जब मुझे फिर से होश आया तो फिर से मारना शुरू किया, बोला कि एक स्टोन पेल्टर का नाम दो वरना हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो यही फीलिंग हो रही कि क्यों ये हमारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। हमने कौन सी खता किया है, कौन सा गुनाह किया हमने। ये बोलते हैं हम यहाँ रखवाली करते हैं कश्मीर के लोगों को, कौन सी रखवाली करते हैं ये तो यहाँ दहशत फैला रहा है और हम ही को बोलते हैं कि आप दहशतगर्द हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? हमने कौन सा खता किया है, फजूल ऐसे ही मार रहे हो। हमने कोई खता ही किया ही नहीं तो क्यों मार रहे हैं? न सबूत है उनके पास न कुछ, क्यों मार रहे हैं ये? अच्छा, ये तो मकबूजा वादी में जो हो रहा है आपने देखा। दिल्ली में जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसके 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ जो दायर मुतादिद पिटिशन्स हैं उनका जवाब देने के लिए मोदी हुकूमत को मज़ीद 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है। अब 14 नवंबर को समाअत की तारीख रखी गई है। अदालत से पिटिशनर्स ने ये इस्तदा की कि 4 की बजाय 2 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, जिसके तहत रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फिर हल्का बंदी भी शुरू हो जाएगी। अगर ये एक्ट नाफिज हो गया तो बकौल पिटिशनर उसके बाद आप ही लोग कहेंगे जज साहिबान कि हमारी पिटिशन जो है गैर मौसूल हो गई है, लिहाजा इसकी समाअत नहीं हो सकती। तो एक जज ने कहा अगर आपके हक में फैसला हुआ तो अदालत घड़ी को पीछे भी घुमा सकती है, इसलिए इसकी आप फिक्र ना करें। अच्छा, बकौल जज सरकारी जवाब के बगैर हम कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये पिटिशन 28 अगस्त को पहली पिटिशन दाखिल की गई थी 370 के खिलाफ, और बेंच कब बना है? पिछले हफ्ते। वेटिंग गेम है कि एक दफ़ा हजम होने दो और फिर हम कहेंगे यार अब तो हजम हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और क्यों अभी हम टॉर्चर की भी कहानियां सुन रहे हैं, तो आपको पता है कि काफ़ी ये एक शोर मचा था और काफ़ी खबरें भी आई थी कि बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
बच्चों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है, पता नहीं क्या होता है तरीका। तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई कि जी ये इसकी तफ्तीश होगी और ये क्या हो रहा है। तो जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे भी पूछा गया, उसने कहा कि सर ये बिल्कुल सरासर झूठ है मिलॉर्ड कि किसी बच्चे को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, लेकिन हाँ 144 बच्चों को हमने कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, जिनकी उम्र 9 साल के भी है, कुछ 11 साल की भी है, लेकिन इट इज ऑल लीगल मिलॉर्ड। और फिर पूछा गया कि सर ये क्या ये भी सच है कि आप इन बच्चों को जेल के लॉकअप में रख रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं मिलॉर्ड ये भी झूठ है, हम उनको एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन हाउसेस बनाए हुए हैं, वहां पर रखा हुआ है, उनको जेल ना कहना, जेल ना कहना। तो इस पे अदालत ने इत्मीनान कहा हाँ ठीक है। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट और मवासलात पे आयत पाबंदियों के बारे में एक पिटीशन थी, उसके बारे में भी कहा कि ये हमारा डोमेन नहीं है, आप कश्मीर हाई कोर्ट से कांटेक्ट करें। बहुत खूब। कश्मीर हाई कोर्ट जाना श्रीनगर में आजकल के ज़माने में हाँ आप समझ सकते हैं। बहरहाल इंसाफ जिंदा होता है। चले तारीख पे तारीख पे तारीख। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।